नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी कैसे हो? मेरे ख्याल से सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा करने के लिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था न्यायपालिका, और न्यायपालिका में हमने सामान्य परिचय की चर्चा कर ली, और सामान्य परिचय के बाद आज हम कार्यवाही शक्तियों की चर्चा भी कर ली, और आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में। और आज हम ये अध्ययन करने वाले हैं कि न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका में किस प्रकार हस्तक्षेप नहीं करती है। हमारे संविधान में वे कौन कौन से प्रावधान किए हैं जिसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार बनाए रखा जा सकता है। तो हेडिंग डाल रखी है मैंने न्यायपालिका, और आज हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को समझ रहे हैं। उससे पहले क्लास 12 के बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आपसे अगर सवाल पूछा जा सकता है तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए, यानी संविधान ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं करता है जिसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को और उसकी निष्पक्षता को बनाए रखा जा सकता है। प्यारे मित्रों, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो शासन व्यवस्थाएं चलती है वो संविधान के अनुरूप चलती है, और संविधान की सुरक्षा करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। और इसलिए हमारा संविधान भी ये प्रावधान करता है कि हमारी न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाए रखा जा सकता है। तो आइए हम इस विषय पर आगे चलते हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर चर्चा करते हैं। कुछ विद्यार्थियों का सवाल था और कहना भी था कि सर, जैसे भौतिक रूप से आप पढ़ाते हैं, अपन सामने बैठ करके चर्चा करते हैं, वो मजा नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में मैं खुद ये महसूस करने लगता हूँ कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, मुझे कौन सुन रहा है, और अलग ही विचारों में चले जाते हैं, और इस पे थोड़ा सा फोकस कम हो पाता है कैमरे के सामने, और इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में। बिल्कुल मजा आएगा, धीरे धीरे प्रयास करेंगे और हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो मजा आएगा। आज सिर्फ समझते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। जब हम नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा कर रहे थे, भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ रहे थे, और उस समय हमने एक अनुच्छेद पढ़ा था, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50, और अनुच्छेद 50 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को पृथक रखने का जो प्रावधान करता है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों आपस में पृथक रहेगी, यानी कार्यपालिका कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक, माफ करना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका से पृथक्करण। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी, और जब कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी तभी हमारे संविधान की सुरक्षा बनी रहेगी, तभी हमारे मूल अधिकार बने रहेंगे, और तभी संवैधानिक व्यवस्था बनी रहेगी, और हमारी व्यवस्था है वो संविधान के अनुरूप चलती रहेगी। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमें अनुच्छेद 50 के तहत भी पता चलता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। जहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर शुद्ध रूप से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया जाता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और ये व्यवस्था हमें अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है जहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में ऐसे हो रहा है, संसदात्मक शासन व्यवस्था अपने जाने के कारण, इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों आपस में जुड़ी हुई है।
लेकिन न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों से पृथक रखा गया है और इसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 ये कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कार्यपालिका अनावश्यक रूप से न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं जो ये व्यवस्था करते हैं कि सरकार के दूसरे अंग न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जब वो दूसरे अंग न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहेगी। हमारे संविधान में जो प्रावधान किया है वो नंबर 1 आप लिख भी सकते हो या फिलहाल सिर्फ आप समझ लो। पहले हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में व्यवस्थापिका को शामिल नहीं किया गया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में व्यवस्थापिका को शामिल नहीं किया गया है, तो हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो बनाई रहेगी। अब देखते हैं न्यायपालिका की नियुक्ति के मामले में विधायिका को यानी व्यवस्थापिका को यानी संसद को शामिल नहीं किया गया है। अपन जब न्यायपालिका के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे, जब हमने तीन महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। पहले में हमने लिखा था वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरे में हमने लिखा था कि वो किसी भी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो। तो पहली उसकी योग्यता थी 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहना। दूसरी थी वो किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील रह चुका हो। तो अगर वो 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुका है तो उसकी वकालत का अनुभव, या उसने अपन ने लास्ट बात लिखी थी कि राष्ट्रपति की नजर में वो विधि का पारंगत होना चाहिए, विधि वेता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। तो ये बातें क्या थी, इनकी जो नियुक्ति हो रही थी उनकी योग्यता या योग्यता के साथ क्या था, उनका कार्य का अनुभव या विशेषज्ञता। अगर वो कानून का विशेषज्ञ है, कानून का जानकार है और अनुभवी है तो ही उसको नियुक्त किया जा रहा है। यानी यहाँ पर विधायिका को इस मामले में शामिल नहीं किया गया। नियुक्ति के मामले में हम सामान्य परिचय जब समझ चुके कि वर्तमान में 99वें संविधान संशोधन के द्वारा 2015 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त कर दिया गया बाद में। और वर्तमान में जो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा पहले नियुक्ति चल रही थी 1992-93 से, वही वापस चल रही। तो इसके अंदर क्या था कि एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश आपस में बैठ करके एक कॉलेजियम बनाते हैं और वो कुछ नाम प्रस्तावित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी यहाँ पर विधायिका को इस मामले में शामिल ही नहीं किया गया। और जब विधायिका न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में शामिल नहीं रहेगी तो अपने आप न्यायाधीशों की जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो बनी रहेगी। तो पहली बात यह थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को शामिल नहीं किया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है और कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार होती है। कॉलेजियम प्रणाली क्या है वो आप पहले से समझ चुके हैं। अब दूसरा प्रावधान देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान ने क्या किया है। दूसरा देखते हैं निश्चित कार्यकाल। दूसरी चर्चा करते हैं निश्चित कार्यकाल। देखें कार्यकाल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था जब सामान्य परिचय की चर्चा कर रहे थे। तो न्यायाधीश पद ग्रहण करते हैं 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक वो पद पर बने रहते हैं। ये ध्यान रखना है, इसके आगे 5, 6, 4 कुछ नहीं लगाना है। वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं और जैसे 65 वर्ष पूरा होता है तो पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो एक तो उनका निश्चित कार्यकाल ये प्रावधान करेगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहेगी, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका उस मामले में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रखना है निश्चित कार्यकाल का मतलब यह नहीं कि उनको बिल्कुल हटाया ही नहीं जाएगा। उनको हटाया जा सकता है, बिल्कुल संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रस्ताव के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। मैंने जब सामान्य परिचय की चर्चा की तो आपको बताया था कि न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए जो हटाने की शक्ति है वो संसद के पास है और संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से लाया जा सकता है। अगर
लोकसभा में लाया जाता है तो वो 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर, और राज्यसभा में लाता है तो 50 सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए था। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी, यानी उनको विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, और 2/3 बहुमत की जो प्रक्रिया थी हमारी वो बहुत ही जटिल थी। एक तो वो संसद के कुल सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, दूसरा सदन के जो उपस्थित सदस्य उनका 2/3 होना चाहिए, और तीसरा जो मतदान में भाग ले रहे उनका भी 2/3 होना चाहिए। और इतनी लंबी और जटिल प्रक्रिया होने के कारण किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया ही नहीं गया। अगर आप देखते हैं तो मैंने उस समय भी आपको बताया था कि सर्वप्रथम 1991 में वी रामास्वामी को हटाने का प्रयास किया गया था। वी रामास्वामी को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन हुआ ये जब 2/3 बहुमत की बात आई और संसद में मतदान चल रहा था, उस समय कांग्रेस ने मतदान में भाग नहीं लिया और ये प्रस्ताव खारिज हो गया। 2/3 बहुमत नहीं प्राप्त कर पाया और वो हटाए नहीं गए। इसके बाद अगर हमने ये भी चर्चा की थी कि 2011 में स्वामित्री साहब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनको हटाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया गया था और जैसे ही प्रस्ताव पारित होने वाला था, स्वामित्री साहब ने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया, और सामान्यतः उनका जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष तक ही रहता है। हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होने के कारण जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता बनाई रहती है। तीसरा जो प्रावधान है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, उस पर चर्चा करते हैं। नंबर 3 डाल करके लिखो, वित्तीय रूप से कार्यपालिका पर निर्भर नहीं। वित्तीय रूप से कार्यपालिका पर निर्भर नहीं, यानी जो न्यायपालिका है, न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते हैं वो कार्यपालिका पर निर्भर ही नहीं। अब अनावश्यक रूप से उनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। दूसरी बात, न्यायाधीशों के वेतन पर चर्चा की ही नहीं जा सकती जब तक संसद में कोई उन पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं चल रहा। उनके जो अगली बात, इनको जो वेतन मिलता है न्यायाधीशों को वो भारत की संचित निधि से मिलता है। इनको वेतन मिलता है वो भारत सरकार की संचित निधि से मिलता है, तो ये वित्तीय रूप से निर्भर है ही नहीं। कार्यपालिका सामान्य रूप से इन पर जब तक प्रस्ताव नहीं चल रहा संसद में, उस समय सिवाय इनके वेतन और भत्ता पर चर्चा ही नहीं कर सकती। उनको वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, और इसलिए बार बार उनके वेतन की स्वीकृति कार्यपालिका से आवश्यक ही नहीं होती। यानी जो हमारी न्यायपालिका है वो वित्तीय रूप से कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है, क्योंकि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो दिए जाते हैं वो भारत की संचित नीति से दिए जाते हैं, और इसलिए वो वित्तीय रूप से कार्यपालिका पर निर्भर नहीं। और जब वो वित्तीय रूप से कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है तो उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता अपने आप बनी रहेगी। अगली बात देखते हैं, नंबर 4 डाल करके लिख लो, न्यायाधीशों के कार्यों एवं आचरण की व्यक्तिगत आलोचना नहीं। आचरण की व्यक्तिगत आलोचना नहीं। अब यहां देखें, न्यायाधीशों को व्यक्तिगत आलोचना से मुक्त रखा गया। अगर वो कोई कार्य करते हैं उनका आचरण कैसा है, इस पर व्यक्तिगत रूप से कोई आलोचना नहीं की जा सकती। और अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीशों के आचरण की आलोचना करता है, उनके कार्यों की आलोचना करता है, तो वो न्यायपालिका की अवमानना का दोषी माना जाएगा। न्यायपालिका की अवमानना का वो दोषी माना जाएगा, और इस आधार पर उसको दंडित किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति न्यायपालिका की या न्यायाधीशों की व्यक्तिगत आलोचना करता है। यानी न्यायाधीशों को व्यक्तिगत आलोचना से मुक्त रखा गया और उनको कार्यों की आलोचना से मुक्त रखा गया, और आलोचना नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है कि उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहेगी। अगली बात लिख लेते हैं, अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय।
हमने चर्चा की थी कार्य और शक्तियों के अंदर अनुच्छेद 129 की, और हमने कहा था अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय वो अभिलेख रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, और उच्च न्यायालय जो निर्णय देते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर निर्णय देते हैं, उनके विरुद्ध जाकर के कोई निर्णय नहीं देते। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है उनकी जो निर्णय है उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय भी निर्णय नहीं दे सकते, उनके निर्णयों का पालन किया जाता है, उनके निर्णयों का पालन किया जाता है। उनके जो निर्णय हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं वो साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में रखे जाते हैं, और उन्हीं के आधार पर उच्च न्यायालय निर्णय देते हैं। यानी उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका के अनुसार चलते हैं। इस तरीके के कुछ और भी प्रावधान है जो ये व्यवस्था करते हैं कि हमारी न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये आवश्यक भी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाए और उसे बनाए रखा जाए, ताकि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा हो सके, संविधान की सुरक्षा हो सके, हमारे देश की शासन व्यवस्था वो संविधान के अनुरूप चल सके। क्लास 12 के लिए तो इतना ही ध्यान रख लो। एक बार फिर से मैं आप इस पर सरसरी नजर डाल देता हूँ कि हमारे संविधान में और हमारी व्यवस्था ने क्या प्रावधान किया है जिसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। क्लास 12 के बच्चों से सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, और उसको आपको इस तरीके से लिखना है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के अंदर दो बिंदु हमारे शेष बचे थे। एक तो बचा था न्यायपालिका की संरचना का, और दूसरा बचा था न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन। इन तीनों बिंदुओं की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब